नमस्कार दोस्तों, एडिटोरियल डिस्कशन में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। डेट आज की 12 अगस्त 2025 और देख लेते हैं आज हम कौन कौन से आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। देखो, दो इश्यूज हैं। पहला इशू तो हम जो डिस्कस करेंगे दैट विल बी रिलेटेड टू इंडिया साइबर सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन, या फिर हम कहेंगे इंडिया साइबर डॉक्ट्रिन, जो कि रिसेंटली आप कहोगे कि आर्म फोर्सेस की तरफ से रिलीज किया गया है। क्योंकि आपको पता है कि ज़माना है हाइब्रिड वॉरफेयर का, तो ऐसे में साइबर सिक्योरिटी इंश्योर करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समझेंगे क्या चैलेंजेस है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। दूसरा आर्टिकल जो रहेगा दैट विल बी रिलेटेड टू एथेनॉल ब्लेंडिंग। जिस तरीके से हम हमारी जो डिपेंडेंसी है इंपोर्ट पे, हमारी एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हम रिड्यूस करना चाहते हैं, तो उसको लेकर के बहुत से चैलेंजेस भी हैं। उनको टैकल करने के लिए अभी तक क्या कदम उठाए गए हैं और क्या वे अहेड है, वो सारी चीज़ें हम समझेंगे। तो दो आर्टिकल्स हो गए। फर्स्ट आर्टिकल देखते हैं। इंडिया साइबर डॉक्ट्रिन हैज़ एन एम्बिशियस विजन बट देयर आर इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस। आइडिया एकदम समझ में है कि अभी एक डॉक्ट्रिन रिलीज हुआ है साइबर सिक्योरिटी को लेकर के, उसमें जो भी विजन डिसाइड किया गया, जो टारगेट डिसाइड किए हैं, वाकई में वो बहुत एम्बिशियस हैं। वो अचीव हो जाएंगे तो हम बहुत हद तक साइबर इम्यून होने की क्षमता रख पाएंगे, साइबर थ्रेट इम्यून। बट वहीं पर चैलेंजेस हैं, वो इम्प्लीमेंटेशन में है। समझेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक आर्टिकल को आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो बात कुछ ऐसी है कि 7 अगस्त अभी गई है। हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया जनरल अनिल चौहान जी हैं, उनके द्वारा एक जॉइंट डॉक्ट्रिन फॉर साइबर स्पेस और ऑपरेशन, जिसको हम साइबर डॉक्ट्रिन बोल रहे हैं, उसका डॉक्यूमेंट रिलीज किया गया है। ये एक तरीके का डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है। क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स तो होते हैं कॉन्फिडेंशियल, जिनको पब्लिकली आप एक्सेस नहीं कर सकते, बट ये डीक्लासिफाइड था। दैट मीन्स पब्लिकली अवेलेबल ये डॉक्यूमेंट है, जिसको यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्म फोर्सेस के जो भी आप कह सकते हो चीफ्स हैं, उनकी प्रेजेंस में एक तरीके से रिवील किया गया। अब इसमें हमारा फोकस रहेगा फ्यूचर वॉरफेयर कैसे अपनी एक तरीके की, कहते ना कि कुछ सिंबॉलिक प्रेजेंस अभी दे रहा है हमें। जैसे कि अभी रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, तो उसमें हमने देखा कि कैसे साइबर सिक्योरिटी को लेकर के एक दूसरे के ऊपर जो भी वल्नरेबिलिटीज थी उनको ब्रीच करने की कोशिश की गई। वहीं पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मिस इन्फॉर्मेशन को कितना ज़्यादा फैलाने की कोशिश की गई थी पाकिस्तान की तरफ से कि इतने राफेल हमने गिरा दिए, इतना हमने कुछ कर दिया। सो द पॉइंट इज कि हमें फ्यूचर वॉरफेयर के लिए खुद की तैयारियां करनी है। एग्जैक्टली वैसे जैसे कन्वेंशनल वॉरफेयर में हमारे लिए बुलेट्स की इंपॉर्टेंस है, वैसे ही हमारा जो डेटा है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो द पॉइंट इज कि हमें इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को और इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को डिस्कस करना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए, और जो भी हमारे पास में बेस्ट पॉसिबल वे आउट्स हो सकते हैं उनको हार्मोनाइज करते हुए उस पर काम करना चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली पॉइंट इज कि विजन एम्बिशियस है बट इंप्लीमेंटेशन में कुछ चैलेंजेस हैं। तो समझते हैं इस पूरे मामले को। डॉक्ट्रिन का कोर प्रॉमिस क्या है, क्या टारगेट है? मेन टारगेट यह है कि कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल वॉरफेयर में तो क्या होता है कि आपको पता है कि एक लिमिट होती है, एक बाउंड्री आपकी खींची हुई रहती है, उसके तहत रहते हुए दो पार्टीज जो कि कॉन्फ्लिक्टिंग है वो ऑपरेट करती हैं। बट साइबर थ्रेट या साइबर वॉरफेयर में क्या होता है, वो बाउंड्रीज बिल्कुल भी नहीं होती है। वहां पर आपकी क्षमता ही बाउंड्री डिसाइड करता है। आप अगर कैपेबल एनफ ज्यादा हो, इसका मतलब मान के चलिए कि अगले दुश्मन को आप साइबर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से घुटनों पर ला सकते हो। अगर आप कमजोर हैं, आपका साइबर सिक्योरिटी वीक है, तो उस केस में आप घुटने पे आ जाओगे। तो कहने का मतलब वहां पर आपकी क्षमता पर ही ये चीजें डिपेंड करती है। मोटा मोटा देखा जाए तो ट्रेडिशनल मैनर में भी ये चीजें हैं, बट वहां पर वो चीजें दिखाई पड़ती है, यहां पर सिर्फ महसूस होती हैं। 2007 का एक केस है यहां पर। एस्टोनिया जो कि बाल्टिक कंट्री है, एस्टोनिया लाटविया लिथुआनिया उनमें से एक, जो कि यूएसएसआर से अलग होकर बना था, वहां पर 2017 में एक साइबर अटैक होता है। पूरे देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को उस अटैक ने पैरालाइज कर दिया था। तो यहां पर हमें देखना है कि सिंगल शॉट से कैसे देश को घुटने पे ला दिया गया था। तो ये चीजें सीधा इस पर्टिकुलर कह सकते हैं सेगमेंट की स्कोप को शो करता है कि कितना ज्यादा ब्रॉडर एस्पेक्ट में हमें इसको देखने की जरूरत है। 2010 में स्टॉक्सनेट, ठीक है, स्टॉक्सनेट ने अटैक किया ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे। क्या हुआ जी, ईरान का जो न्यूक्लियर डेवलपमेंट का जो प्रोसेस चल रहा था वो एकदम से नी जॉक के साथ में रुक गया। अब आप सोचो कि कैसे फिजिकल वॉरफेयर और डिजिटल वॉरफेयर में एक डिफरेंस है, बट वो दोनों साथ में चल रहे हैं। तो हम अगर फिजिकल वॉरफेयर की तैयारी अच्छे से कर रहे हैं तो डिजिटल वॉरफेयर में भी हमें साथ में आना होगा। तभी तो नेवी हो, एयरफोर्स हो एंड मिलिट्री हो, इन तीनों को मिलकर के, तीनों आर्म फोर्सेस को साथ मिलकर के काम करना होगा। और जब साइबर सिक्योरिटी की बात आती है तो वहां पर इन तीनों की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना थोड़ा मुश्किल है। कारण कि कोई अगर अटैक करेगा हमारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पे, तो सीधी बात है तीनों में से किसी पे भी अटैक होना हमारे लिए खतरे की बात है। तो इनके बीच में एक प्रॉपर कोलैबोरेशन,
प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी जरूरी है। इसके लिए देखो प्रीवियसली काम हुए भी हैं। वैसे हमने भी अभी देखें तो जिस तरीके से एस्टोनिया, ईरान ने जो साइबर थ्रेट्स का सामना किया है, एग्जैक्टली वैसे 2020 में हमने भी मुंबई पावर ग्रिड अटैक देखा, जिसमें हमारी जो पावर सप्लाईज थी वो एकदम से ब्लैकआउट हो गया था मुंबई में। इसके पीछे चाइनीज हैकर्स का नाम बताया गया, चाइनीज हैकर्स का लिंक बहुत हद तक देखा गया। तो कुल मिलाकर के आज देखें तो मिलिट्री टेंशंस के टाइम पर वही बात है कि युद्ध में फिर सब कुछ पॉसिबल है, फिर किसी भी हद तक आप जा सकते हो। तो यहां पर हमें हमारी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तो देखना होगा। और ऑपरेशन सिंदूर का तो मैं आपको बता ही चुका कि कैसे साइबर अटैक्स के एफर्ट्स हुए और साथ ही साथ डिजिटल मीडिया का यूज करते हुए वॉर की गलत इंफॉर्मेशन पाकिस्तान की तरफ से फैलाई गई, जिसके ऊपर अभी भी बहुत सारा पॉलिटिकल टर्मोइल हमारे देश में चलता रहता है। बट पॉइंट इज कि हमें हमारी तैयारी क्या करनी है वो सोचने वाली बात है। अब देखो जो डॉक्ट्रिन रिलीज हुआ है, इस डॉक्ट्रिन में एम्फेसिस दिया गया है थ्रेट इन्फॉर्म्ड प्लानिंग एंड रियल टाइम इंटेलिजेंस इंटीग्रेशन। सीधी बात है कि जो खतरा है उसके हिसाब से हमें ध्यान रखते हुए प्लानिंग करनी है, और जो भी हमारी इंटेलिजेंस है, चाहे फिर वो किसी भी एस्पेक्ट में आ रही हो कि हाँ भाई दुश्मन किस लेवल पे जा सकता है, क्या उसकी प्लानिंग है, क्या उसके एफर्ट्स हैं, क्या रिसोर्सेज हैं, वो सारी चीजों को अगर किसी भी एजेंसी के द्वारा डेवलप किया जा रहा है या गैदर किया जा रहा है तो शेयरिंग प्रॉपर हो, तो जिससे कि साथ मिलकर के हम हमारे डिफेंस को तैयार कर सकें। बट पॉइंट इज कि कन्वेंशनल मिलिट्री ऑपरेशंस में अगर हम देखते हैं तो जो एक पैटर्न हमें देखने को मिलता है कि हाँ भाई कौन अटैक कर रहा है, कौन सा स्टेट है। जैसे पाकिस्तान हमारा दुश्मन है तो पाकिस्तान की तरफ से स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को प्रमोट करने का एक बड़ा अच्छा सा नेटवर्क उन्होंने तैयार कर रखा है। बट यहां पर साइबर अटैक में क्या होता है कि आप लोगों को यह नहीं पता कि किसने हैक करवाया, क्या किसी दुश्मन देश की सरकार ने कराया, या किसी क्रिमिनल नेटवर्क को आउटसोर्स किया गया है, या कोई लोन हैकर है जो कि इंडिया के खिलाफ में ही एक अपना एजेंडा लेकर के चल रहा है, बस उसका टारगेट है कि इंडियन सिस्टम को मुझे घुटने पे लाना है। तो कहने का मतलब यहां पर अटैक होना, साइबर स्पेस में अटैक होना एक तरीके से कोई भी कर सकता है, और उसको हम डिसाइड करें कि इसी ने किया है वो बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। जैसे कि 2017 में वानाक्राई रैंसमवेयर आया। रैंसमवेयर का मतलब एक तरीके से आपसे वसूली करने वाला एक ऐसा वायरस आपके सिस्टम्स में इंस्टॉल होते हुए देखा। इस रैंसमवेयर अटैक में क्या था कि आपकी फाइल्स को लॉक कर दिया गया और आप अनलॉक करना चाह रहे हो फाइल्स को कंप्यूटर में, तो वो कह रहा है कि भाई इतने डॉलर या इतने बिटकॉइन में पेमेंट आप पे करो, तब जाकर के हम आपकी फाइल एक्सेसिबल करवा पाएंगे। तो ऐसे में 3 लाख से ज्यादा कंप्यूटर कुछ दिनों के अंदर बिल्कुल खतरे में आ गए। वो 3 लाख कंप्यूटर ऐसे नहीं जो हमारे माइक्रो कंप्यूटर से लैपटॉप या ये नहीं, वो हाई प्रोफाइल लेवल के जहां से बहुत इंपॉर्टेंट काम हुआ करते हैं सरकारों में, इंस्टीट्यूशंस में। तो सीधी बात है कि जिस तरीके से साइबर थ्रेट्स बढ़ते चले जा रहे हैं, हमारी स्ट्रेटेजीज को भी हमें उसी तरीके से डेवलप करना होगा। टारगेट है इस पर्टिकुलर डॉक्ट्रिन, साइबर डॉक्ट्रिन का, कि हमें ट्रू जॉइंटनेस अचीव करनी है। मतलब ये कि जो हमारी ट्राई सर्विसेज हैं उनके बीच में जो भी गैप्स हैं उनको हमें खत्म करना होगा, तब जाकर के हम कलेक्टिवली एक साथ मिलकर के साइबर थ्रेट्स को टैकल कर पाएंगे। बट इशू क्या है कि तीनों सर्विसेज के अपने अपने डोमेन में ऑपरेट करने का तरीका है, और इससे रिलेटेड पहले भी एफर्ट्स हुए हैं, पर अचीवमेंट आने में बड़ी प्रॉब्लम आई और अभी तक भी नहीं आ पाई है। जैसे कि इंडियन मिलिट्री ये फोकस किस पे रखती है, ये फोकस हिस्टोरिकल टेंडेंसी के हिसाब से कि हाँ भाई हमें पर्टिकुलर एक रीजन में पर्टिकुलर एक टैक्टिकल अप्रोच रहते हुए हमारी खुद की डेवलपमेंट्स करनी है, हमारा जो इशू है वो उस पर ओरिएंटेड रहेगा। वहीं पर नेवी का है तो नेवी का रहता है मेरीटाइम डोमेन अवेयरनेस पे, और एयरफोर्स की देखें तो स्पेस साइबर इंटीग्रेशन दोनों पे। तो कुल मिलाकर के इन तीनों का ऑपरेशन अलग अलग तरीके से होता है, बट इनको इंटीग्रेट करना हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, और वो इस डॉक्ट्रिन में बात कही गई है। तभी तो साथ में कलेक्टिवली मिलकर के आपके ऊपर जो भी साइबर थ्रेट्स आ रहे हैं उनको आप टैकल कर पाएंगे, है ना। तो इसके लिए जो कुछ भी हमें तीनों के बीच में कोलैबोरेशन लाना है उस पर काम करना चाहिए। बट यस, पहले जो काम हुए हैं उनमें इशू क्या आया है कि तीनों सर्विसेज का प्रोक्योरमेंट सिस्टम बिल्कुल सेपरेट है, तीनों का ऑपरेशन प्रोटोकॉल बिल्कुल अलग है, टेक्नोलॉजिकल प्रेफरेंस तीनों सर्विसेज की बिल्कुल डिफरेंट है। तो जब कन्वेंशनल मैनर में ही इंटीग्रेशन हम कर नहीं पा रहे हैं तो साइबर स्पेस में करना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। बोलने को तो बोल सकते हैं कि अरे भाई कंप्यूटर का ही तो मामला है, एल्गोरिदम्स के ऊपर ही तो काम करना है, साथ मिलकर कर ही सकते हैं। बट पॉइंट इज ऑपरेशनल एक सिस्टम होता है, हर एक आर्म्स सर्विसेज की बात करें तो उनका काम करने का तरीका होता है, तो वो इंटीग्रेट करना इज अ बिग चैलेंज अपने आप में। इसके अलावा हमारी अगर अप्रोचेस की बात करें तो 2019 में हमारी डिफेंस साइबर एजेंसी स्टैब्लिश की गई थी इन तीनों सर्विसेज में कोऑर्डिनेशन लाने के लिए। बट
प्रॉब्लम क्या आती है, जो रिपोर्ट्स आई है वो कहती हैं कि रिसोर्स एलोकेशन को लेकर के ऑपरेशनल अथॉरिटी की डिसीजन लेगा कौन, और इंटेलिजेंस शेयरिंग, इनमें अभी तक भी वो आउटकम नहीं मिल पाया जो कि हमें मिलना चाहिए। मतलब ट्राई सर्विस इंटीग्रेशन पे पहले काम करने की कोशिश की गई, बट वो अप टू द मार्क आउटपुट नहीं दे पाई है। अब ये जो हमारी साइबर डॉक्ट्रिन है, ये कब सफल हो पाएगी, जब ये इंस्टीट्यूशनल बैरियर्स को, ट्राई सर्विस में जो डिसीजन मेकिंग को लेकर के, रिसोर्स एलोकेशन को लेकर के, प्रोक्योरमेंट को लेकर के जो गैप्स हैं, उनको हमें पहले फिल करना होगा, तब डिसीजन प्रॉपर्ली लेना पॉसिबल हो पाएगा। इसके लिए हमें समझना होगा बाकी कंट्रीज की भी एफर्ट्स की तरफ से कि भाई उन्होंने क्या काम किया है साइबर सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए। जैसे कि यूएसए का हमारे पास में एक बढ़िया केस है। हम मोर और लेस डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यूएसए का डिफेंस टॉप क्लास का है, तो मोर और लेस उसके हिसाब से हम सोच के चल रहे हैं। तो यूएसए से हमें थोड़ा देखने की जरूरत है। यूएसए इतना एडवांस्ड कंट्री, वहां पर किस चीज की कमी है? वहां की नेवी है, आर्मी है, एयरफोर्स है, सब एडवांस लेवल पे ऑपरेट करते हैं। वहां पर भी बहुत चैलेंजेस हैं। जैसे कि यूएसए में साइबर कमांड स्टैब्लिश हुआ 2009 में, बट आज भी ये साइबर कमांड इतना चैलेंजेस का सामना कर रहा है जो कि नहीं होने चाहिए थे। अगर प्रैक्टिकली देखें तो बहुत चैलेंजेस हैं, बट थ्योरेटिकली जब ये साइबर कमांड यूएसए में स्टैब्लिश हुई थी, तब ये था कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जो ऑपरेशन ऑपरेट होते हैं वो बड़े इंटीग्रेटेड मैनर में हो पाएंगे, पर ज्यादा भी नहीं तो साइबर स्पेस में तो हो ही जाएंगे, बट आउटपुट इज नहीं, ऐसा कुछ वहां पर दिखाई नहीं पड़ रहा है। क्योंकि यहां पर एक कॉन्सेप्चुअल मिसअंडरस्टैंडिंग है कि साइबर स्पेस में ये सोच लिया जाता है कि एक दूसरे के साथ में अगर इंफॉर्मेशन शेयर कर दी एक बार तो काम चल गया, या कन्वेंशनल में कि हाँ भाई हम एक दूसरे के साथ बैठ गए, मीटिंग कर लिया, काम हो गया, दैट्स इट। बट साइबर स्पेस ऐसा है जहां पर आपको लगातार सिचुएशन के साथ में जो इवॉल्विंग टेक्नोलॉजीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग का जमाना है, वहां पर ऑर्गेनाइजेशंस को विद द टाइम अप टू डेट रहना होगा, ऑर्गेनाइजेशनल एडजस्टमेंट करते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। इसका मतलब आप एक बार के लिए रुक नहीं सकते। आप ये नहीं कह सकते कि हाँ जी अब हमने ये काम कर लिया, या फिर हमने यहां पर ज्वाइंटनेस स्टैब्लिश कर लिया मिलिट्री आर्म फोर्सेस के बीच में, तो वो चीजें अब लंबे टाइम तक चल गई, अब ज्यादा भी नहीं 2-3 साल तक देखने की जरूरत है। नहीं, आपको डे टू डे बेसिस पर एक सिस्टम बनाना होगा जहां पर चीजें जो डेवलप हो रही है, इवॉल्व हो रही हैं, उनके साथ में खुद को एडजस्ट कर सको। तो जब मोस्ट एडवांस्ड मिलिट्री ही इतना बड़ा चैलेंज फेस कर रही है जो एक इंटीग्रेशन लाने में, तो आप सोचो हमारे लिए कितना ज्यादा चैलेंजिंग हो सकता है। बोलने को तो बोला जाएगा कि हाँ जी किया जा सकता है, तो एक तो ये आपको क्लियर। फिर आ जाओ कि साइबर स्पेस को अगर हमें तरीके से टैकल करना है, हमारी सिक्योरिटी इंश्योर करनी है, तो हमें चाहिए ह्यूमन कैपिटल, ऐसे इंडिविजुअल्स जो स्किल सेट में, नॉलेज में बहुत एडवांस्ड हैं और वो कैपिटलाइज कर सकते हैं डिफरेंट प्रोसेसेस में अपने स्किल और अपने एफर्ट्स को, जिससे कि देश के लिए अच्छा हो सके और खुद भी अच्छी डेवलपमेंट कर सके। तो ऐसे में ह्यूमन कैपिटल की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपको पता है कि सारा काम सिस्टम पे बैठ करके होगा, बट पॉइंट है जो सिस्टम को कैसे रन कराना है, वो ब्रेन भी तो चाहिए। क्या हमारे पास में है? आंसर इज नो। हम सीवियर साइबर सिक्योरिटी टैलेंट शॉर्टेज का सामना कर रहे हैं। 10 लाख स्किल्ड प्रोफेशनल्स की रिक्वायरमेंट है, बट सच्चाई क्या है, इतना हमारे पास में सप्लाई ही नहीं है। फिर आ जाओ दूसरा कि यहां पर हम साइबर सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स हम डिफेंस की बात भी कर रहे हैं। इसका मतलब यह हो गया कि हमारी मिलिट्री और आर्म फोर्सेस का जो रोल है उसको हमें सिविलियन एस्पेक्ट के साथ इंटीग्रेट करना होगा। क्योंकि आज अगर हम जितनी भी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, चाहे फिर वो पावर सेक्टर की बात कर लो या दूसरी रेलवे, ट्रांसपोर्टेशन, कुछ भी, उसमें प्राइवेट सेक्टर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो यहां पर हमें देखना होगा कि क्या प्राइवेट सेक्टर के साथ कोलैब करके हम काम कर सकते हैं। दूसरा, जो कुछ भी मिलिट्री की तरफ से ये ट्राई सर्विसेज में इंटीग्रेशन का चैलेंज आ रहा है, उसको हमें ब्रिज करते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है। ये चैलेंजिंग डेफिनेटली है प्राइवेट सेक्टर को उधर इंटीग्रेट करना, क्योंकि बहुत सारे कॉन्फिडेंशियल इश्यूज भी वहां पर रिवील होने का इशू रहता है। बट द पॉइंट इज, क्या हम उनको साथ ला सकते हैं? आंसर इज यस, बट एक प्रॉपर मैनर में। ये चैलेंजिंग है बट इंपॉसिबल नहीं है। फिर आ जाओ इसके अंदर थोड़ा सा हमें आगे बढ़े, तो जब हम मिलिट्री साइबर ऑपरेशंस की बात करते हैं तो वहां पर हमें स्पेशलाइजेशन की रिक्वायरमेंट होती है। जनरल जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स होते हैं वो मिलिट्री में ऐसे कैसे जाके काम नहीं कर सकते। आपको भी पता है कि एक डॉक्टर, नॉर्मल फिजिशियन होता है, वो डॉक्टर है, बट मिलिट्री के साथ में जो डॉक्टर्स काम करते हैं, मिलिट्री के जो डॉक्टर्स हैं, उनका काम करने का तरीका अलग होता है, थोड़ा स्पेशलाइजेशन और चाहिए उनको। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेडिशनल मिलिट्री स्किल्स की जैसे आप गेन कर लिया करते हैं, अब यहां पर इशू क्या आएगा? वही ह्यूमन कैपिटल का। क्योंकि ट्रेडिशनली अगर देखें तो मिलिट्री को आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ज्वाइन कर लेने हैं। आप आराम से जाकर के एक बार ट्रेनिंग लोगे 6 महीने की, और आपको लगता है कि हाँ जी अब काम हो गया, अब आराम से मैं मिलिट्री में सर्व करने के लिए काबिल हूं। बट पॉइंट इज
कि यहां पर साइबर सिक्योरिटी के लिए जो इंडिविजुअल्स काम करेंगे उनको लगातार काम करना होगा, क्योंकि मैंने बताया विद द टाइम टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एडवांसमेंट इवॉल्व हो रहा है, तो उसके लिए हमारा मैन पावर भी एडेप्टिव होना चाहिए, समय के साथ में एडजस्ट करने वाला होना चाहिए। और ये चीज एक बार करके छोड़ने वाली नहीं है, ये लगातार इस पे काम होना जरूरी है, राइट। तो इसका मतलब यहां पर ऐसा नहीं है कि एक बार कर दिया तो काम हो गया, लगातार आपको लगा रहना पड़ेगा। फिर बात आती है इंडिजनाइजेशन की। सीधी बात है, आज हम जितना भी साइबर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कर रहे हैं, कोई टूल तैयार कर रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर, कोई सिस्टम तैयार कर रहे हैं, वो मोटा मोटा हमारे लिए बड़ा चैलेंजिंग होता चला जा रहा है। कारण क्या है? क्योंकि हम ज्यादातर फॉरेन के टेक्नोलॉजीज पे डिपेंडेंट है। क्या हमारे पास में लोकल टेक्नोलॉजीज हैं जिनके आधार पर हम ब्रॉडर एक बहुत बड़ा सिस्टम खुद का एकदम कहते ना कि साइबर थ्रेट इम्यून सिस्टम हम डेवलप कर सकें, जिससे कि बाहर के देश कुछ करना चाहें तो उनको 1000 बार सोचना पड़े? आंसर इज नो। हमारे पास में नो डाउट एक स्ट्रेटेजी है, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी एक दशक से पहले की स्टैब्लिश्ड है, जिसमें हम आत्मनिर्भरता लाना चाह रहे हैं साइबर सिक्योरिटी में। बट वहां पर भी हम किस पे आधारित हैं? अभी भी फॉरेन टेक्नोलॉजीज पे। हमें इंडिजिनस कैपेबिलिटीज पर रिलाई करने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर बढ़ावा, कितना इन्वेस्टमेंट ज्यादा होना चाहिए, जिससे कि हम हमारी लोकल टेक्नोलॉजीज पर इन पे काम कर सकें। ठीक है, इससे क्या होगा कि हमारी वल्नरेबिलिटीज और रिड्यूस हो जाएंगी, और विद द टाइम ये चीज होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। नो डाउट बहुत से स्टार्टअप्स हमारे यहां पर आगे आए हैं साइबर सिक्योरिटी में, बट अगेन वो ही प्रॉब्लम है कि उन स्टार्टअप्स में जो मेजर फंडिंग आई है ना, वो ज्यादातर फॉरेन आईटी जाइंट्स की है, फॉरेन जो आपकी इंटरनेट से रिलेटेड कंपनीज हैं उन्हीं का इन्वेस्टमेंट है। तो कुल मिलाकर के वल्नरेबिलिटी तो अभी भी खत्म नहीं हो रही है। अब सवाल यह है कि हम थोड़ा सा इंटरनेशनल अप्रोच को देख करके क्या कुछ इंप्रूव नहीं कर सकते? आंसर इज यस, हम कर सकते हैं, बट इंटरनेशनली जो भी प्रैक्टिसेस फॉलो हो रही हैं उनको हमें उनकी लोकल एस्पेक्ट को देखते हुए समझना होगा। जैसे कि चाइना के पास में साइबर डॉक्ट्रिन है खुद का, जो कि कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर के फॉर्म में देखा जाता है कि भाई पूरे देश को इकट्ठा लेकर के और इकट्ठा करते हुए और फिर हमें प्लान करना है। बट एक बार सोचिए, वहां पर जो सरकार है और वहां की जो सोसाइटी है, उसकी रिलेशनशिप क्या एग्जैक्टली वैसी है जैसे कि इंडिया और इंडिया की सरकार की है? भाई हमारी और हमारी सरकार की रिलेशनशिप में डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस इन्वॉल्व है, वहां पर कम्युनिस्ट सिस्टम है, वहां की सरकार जो चाहेगी वो लोगों को कह के करवा सकती है, श्यामदान दंड भेद कैसे भी करके जाए तो दंड के आधार पर करवाया जाता है। बट द पॉइंट इज क्या हमारे यहां पर एग्जैक्टली वही चीज इंप्लीमेंट हो सकती है? दूसरा, मैंने बताया कि प्राइवेट सेक्टर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो हमें यहां पर प्राइवेट सेक्टर और डेमोक्रेटिक वैल्यूज दोनों चीजों पर ध्यान देते हुए हमारी पॉलिसीज बनानी होगी, ना कि चाइना की जो पॉलिसी है एज इट इज हम ये सोचे कि यार वो इतना बढ़िया से काम कर पा रहे हैं तो हम भी ऐसे कर लें। नहीं, वहां पर कम्युनिस्ट सिस्टम है, हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम है, सवाल जवाब का भी मामला होता है, ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी की भी बातें होती है, वहां पर ऐसा नहीं है। फिर दूसरा मॉडल हमारे पास में रशियन मॉडल है। रशियन मॉडल में नॉन स्टेट एक्टर्स का भी वो लोग यूज करते हैं। अब आप सोचो कि एक सरकार के द्वारा जो क्रिमिनल्स हैं उनका भी यूज किया जाता है अपने देश को डिफेंड करने के लिए, क्योंकि उनका एक ही मोटो है कि रशिया को कोई खतरा ना हो। फिर चाहे कोई क्रिमिनल है ना, वो भी अगर प्रोटेक्शन दे रहा है रशिया को, या फिर कहें कि वहां की सरकारी जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करने में वहां के पुराने क्रिमिनल्स भी अगर सपोर्ट कर रहे हैं ना, तो रशिया वहां पर नहीं रुकेगा। रशिया बोलेगा कि तुम देश के लिए काम कर रहे हो, तुम्हारे 100 खून माफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वहां का सिस्टम क्या हम एज इट इज यहां पर अप्लाई कर सकते हैं? फिर एथिकल इश्यूज आने लग जाएंगे, तो वो चीजें आप एज इट इज नहीं ला सकते। फिर आ जाओ कि हमारे पास में डेटरेंस का एक अप्रोच है कि हाँ, हम हमारी क्षमता इतनी ज्यादा डेवलप कर लें जिससे कि कोई दूसरा दुश्मन हमारे ऊपर साइबर अटैक करने की सोचे तो 10 बार सोचे। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे कि न्यूक्लियर डेटरेंस की हम बात करते हैं। बट न्यूक्लियर और साइबर डेटरेंस में बड़ा फर्क है। वो क्या है कि न्यूक्लियर डेटरेंस में तो आपके पास में खुद का फिजिकल एक होता ना डेटा, आप रिवील करके रखते हैं कि हमारे पास में इतना न्यूक्लियर वेपन है, नो फर्स्ट यूज हमारी पॉलिसी है, कोई हम पे अटैक करेगा तो हम उसको रिप्लाई दे देंगे, और अटैक का भी हमें दिखता है कि हाँ भाई कितना नुकसान हुआ है या कितना कर सकता है। तो उस सिचुएशन में आप अगले देश को भी एक मैसेज देके चल रहे हो। बट क्या यहां पर साइबर डेटरेंस एग्जैक्टली उसी अप्रोच पे काम करेगा? तो आंसर इज डिफरेंट। फिर आ जाओ आपके पास में यूएस मॉडल की बात करें। यूएस मॉडल में परसिस्टेंट एंगेजमेंट की बात की जा रही है, बट यूएसए के आसपास के जो देश हैं, आप सोचिए कि यूएसए इतना एडवांस क्यों हो पाया? क्योंकि यूएसए के आसपास की कंट्रीज यूएसए के साथ में लड़ाई में इतने ज्यादा लड़ाई में इन्वॉल्व नहीं है। वो स्टेबल रीजन में स्टैब्लिश्ड एक कंट्री है, वहां पर वो लोग अपने देश के प्रोग्रेस के लिए काम करना चाहे कर सकते हैं। बट साउथ एशिया की बात की जाए, साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, तो यहां पर तो कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन बनी रहती है। आप अगर
अपने लोगों को साइबर स्पेस में एक्सपर्टीज गेन कराने के लिए दूसरे देशों की साइबर सॉवरेनिटी को कॉम्प्रोमाइज करोगे, तो उसका खामियाजा ये होगा कि हमें फिर हमारे पड़ोसियों के साथ दुश्मनी लगातार लेती रहनी पड़ेगी। फिर वो बिग ब्रदर वाला रोल, वो कई एस्पेक्ट आते रहते ही हैं, तो वो और चैलेंजिंग हो जाएगी सिचुएशन। तो ऐसे में यूएसए अगर परसिस्टेंट एंगेजमेंट पे रिलाई करता है कि हाँ जी, लगातार अपने पड़ोसियों के ऊपर भी निगरानी रखो और वहां से अपनी खुद की साइबर स्पेस को और ज्यादा एक्सपेंड करते जाओ, अंडरस्टैंडिंग को और एक्सपर्टीज को और ज्यादा बढ़ाते जाओ, तो वो चीजें हम एग्जैक्टली ऐसी कैसे अप्रोच क्या डेवलप कर सकते हैं? आंसर इज नो। तो हमारे पास में 3 मेजर मॉडल आ गए, तो क्या किया जा सकता है? एग्जैक्टली वैसा का वैसा नहीं, बट क्या लर्निंग है वहां से? आंसर इज यस। अब देखो, चैलेंजेस हैं, बट डॉक्ट्रिन बहुत कुछ प्रोग्रेस को शो करती है कि हम कैसे हम साइबर स्पेस को आने वाले समय में बढ़ाएंगे, कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं खुद को। तो एक स्ट्रेटेजिक, आप कह सकते हो कि एक जो डॉक्यूमेंट रिलीज हुआ है, इसने एक स्ट्रेटेजी तो एटलीस्ट रिवील की ना, कि हाँ भाई, हम इस बारे में सोच रहे हैं, इसके ऊपर काम करेंगे। तो शुरुआत तो सोच से ही होती है। तो यहां पर हमें एक इंटेंट को देखने का मौका मिल रहा है, बट यस, टारगेट थोड़े से एम्बिग्यूअस है। हमें ये नहीं पता क्या किस तरीके से करना है, क्या टाइमलाइन रहेगी, किस तरीके से ये तीनों सर्विसेज काम मिल करके करेगी, सिविल सेगमेंट या प्राइवेट सेक्टर के साथ कैसे एंगेज करना है, वो सारी चीजें हैं। उनको हमें, उन गैप्स को हमें फुलफिल करते हुए आगे बढ़ना है। तो क्या किया जा सकता है? पहला तो ये कि ये जो डॉक्ट्रिन है, उस डॉक्ट्रिन में कमी रह गई है टाइमलाइन की, कि कब तक आप काम करने लग जाओगे, किस टाइम पर कौन सा काम आपको आउटपुट के तौर पे दिखे। दूसरा, रिसोर्स कमिटमेंट्स, किसको क्या रिसोर्सेज होंगे, क्योंकि अल्टीमेटली ये है कि जब आप पॉलिसी बनाते हो तो उसके इंप्लीमेंटेशन में चाहिए है एक तो टाइम बाउंड मैनर में आप काम करें, साथ ही साथ रिसोर्सेज का अलोकेशन हो। नहीं तो फिर क्या है, दूसरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी तरह ये भी एक एस्पिरेशन बन के रह जाएगी कि ऐसा हमारे होना चाहिए। यहां पर हमें काम करना होगा ऑपरेशनल ब्लूप्रिंट पे कि ये ऐसा होगा। समझ गए? दूसरा पॉइंट, हमें सिविलियन साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलिट्री ऑपरेशंस के साथ में सही तरीके से इंटीग्रेट करना होगा, कि कैसे हम सिविलियन एक्सपर्टीज को मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप कर सकते हैं, कैसे हम हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑपरेट करते हुए, जहां पर प्राइवेट सेक्टर का ज्यादातर रोल है, उसकी प्रोटेक्शन भी करें, और ओवरऑल स्पेस जो है, मान लो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ, तो वहां पर हम सही तरीके से काम कर सके। तो सिविल मिलिट्री ऑपरेशन कोऑपरेशन को हमें प्रमोट करना है। तीसरा आ जाइए कि डॉक्ट्रिन में एक प्रॉपर आर्टिकुलेशन होना चाहिए। एक होता है ना कि डेटरेंस वाला, जो मैंने बताया आपको कि न्यूक्लियर डेटरेंस तो सीधा क्या बोलता है कि आपके पास में कितना भी फिगर है कि हमारे पास इतने न्यूक्लियर वेपन है, तो दुश्मन देश सोचेगा कि यार चलो इसके ऊपर इंडिया पे अटैक भी करेंगे तो पता नहीं कितना हमें नुकसान हो सकता है। बट यहां पर वो चीजें, या फिर कितना हद तक आप एक दूसरे को नुकसान पहुंचा सकते हो, क्या उसकी कोई प्रॉपर आपके पास में कैलकुलेशन हो सकती है? आंसर इज नो। क्योंकि यहां पर यह भी नहीं पता कि हमारे साइबर स्पेस पे अटैक करने वाला कोई क्रिमिनल है, या कोई नॉन स्टेट एक्टर है, या फिर कोई स्टेट करवा रहा है हमारे अगेंस्ट में। तो उन सारी सेंसिटिविटीज को देखते हुए हमें काम करना होगा। फिर फाइनली बोलना चाह रहे हैं राइटर कि देखो, पॉलिटिकल कमिटमेंट बना रहना चाहिए। ऐसा नहीं सरकार बदली और आप अपनी प्रायोरिटीज को बदल दो, ये नहीं होना चाहिए। दूसरा, रिसोर्स एलोकेशन प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि कभी भी कोई भी चीज फेल होती है तो हमेशा पैसों की शॉर्टेज की वजह से, या फिर जो सुविधा होनी चाहिए उसकी कमी की वजह से होती है। पहला कारण ये कहीं ना कहीं बनता है, ठीक है। और तीसरा, हमें इंस्टीट्यूशंस में समय रहते हुए रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है, जिससे कि एक जो इंटीग्रेशन हम विद इन आर्म फोर्सेस लाना चाह रहे हैं और मिलिट्री और सिविल कोऑर्डिनेशन लाना चाह रहे हैं, वो ला सकें। तो ये हमारे पास में एक बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। दूसरा आर्टिकल, एस्यूएजिंग कंसर्न ऑन इंडिया एंड एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल। भाई सीधी बात है, एनर्जी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल रह गया। जीएस पेपर 3 के एनर्जी टॉपिक से आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। देखो, एथेनॉल की बात करें तो इसकी ब्लेंडिंग हर एक कंट्री ने लगभग शुरू कर रखी है, और हम भी उसी लाइन में लगे हुए हैं। उनके पीछे सीधा ये है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग के चलते एक तो कार्बन एमिशन जो होता है वो कंट्रोल हो जाए, और रही सही में इंडिया जैसे कंट्रीज के लिए ये टारगेट होता है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग से बेनिफिट ये है कि जो हम इंपोर्ट करते हैं उस इंपोर्ट पर हमारी रिलायंस, क्रूड ऑयल इंपोर्ट पर रिलायंस को हम रिड्यूस कर सकें। वैसे तो एथेनॉल ब्लेंडिंग की शुरुआत 1970s में हो गई थी। क्यों? क्योंकि उस समय आपको पता है मिडिल ईस्ट में बहुत गजब के क्राइसिस आए थे, लड़ाइयां हुई थी, और उस वजह से ऑयल सप्लाई में बड़ा डिसरप्शन देखने को मिला। तो फिर ऑल्टरनेट्स के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया वेस्टर्न कंट्रीज ने। आज अगर देखें तो एथेनॉल ब्लेंडिंग जो कि पेट्रोल के साथ की जाती है, ठीक है, गैसोलीन जिसको बोला जाता है यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज में, तो वहां पर 5% से लेकर 100% तक की फैसिलिटीज अभी तक डेवलप हो चुकी है। आपने देखा होगा कि E20 पेट्रोल आपने देखा होगा, तो उसमें क्या है कि पेट्रोल की क्वांटिटी 80% अगर 1 लीटर लो,
उसमें, है ना, और 20% आपको एथेनॉल मिक्सअप मिलेगा। तो कुल मिलाकर के ये एक अपने आप में ट्रेंड चल पड़ा है और हमारा टारगेट ये है कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की तरफ हम जाएं, और दूसरा इंटरनेशनल जो फ्लक्चुएशन होता है प्राइसेस में क्रूड ऑयल की में, उसका असर हमारे डोमेस्टिक कंज्यूमर पे ना पड़े, और साथ ही साथ महंगाई ज्यादा ना बढ़े, तो लोअर प्राइस भी हमारा टारगेट रहता है। अब देखो गवर्नमेंट की तरफ से ये टारगेट है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग हम 20% कर रहे हैं अभी E20 की, जैसे मैंने बात की है ना, तो उससे फायदा क्या है कि हम इंपोर्ट जो करते हैं ना उसमें $10 बिलियन का पैसा लग जाता है। अब एथेनॉल अगर हम परचेज करके उसकी ब्लेंडिंग कर देंगे तो वो $10 बिलियन बाहर ना जाकर के हमारे डोमेस्टिक सप्लायर्स हैं उन्हीं के पॉकेट में चला जाएगा, तो इंडिया का पैसा इंडिया में। अब यहां पर देखने वाली बात है कि वो पैसे का फायदा किसको मिल रहा है, क्योंकि जो एथेनॉल ब्लेंडिंग आप करना चाह रहे हो तो एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए आपको एग्रीकल्चर पर रिलाय करना पड़ता है, तो फार्मर्स का रोल भी है। फिर उसके बीच में ट्रेडर्स भी आ गए और डिस्टिलर्स भी आ गए जो कि एथेनॉल प्रोड्यूस कर रहे हैं प्रोसेस करने के बाद में। तो इनके बीच में किस तरीके से किसको कितना फायदा हो रहा है इस पे हम ज्यादा नहीं जाएंगे, बट यस ये फैक्ट है कि किसको ज्यादा फायदा है किसको कम फायदा है। शायद फार्मर्स को उतना फायदा नहीं है जो कि मेन प्रोड्यूसर है, बट जो बिचौलिया है, अगेन वही बात, बिचौलिया आ गए उनको ज्यादा बेनिफिट है। अब हमारे यहां पर क्या हो रहा है कि जो एथेनॉल प्रोडक्शन हो रहा है वो ज्यादातर डिपेंड करता है सी हैवी मोलासिस पे। हम कोशिश भी कर रहे हैं इस पे ज्यादा रिलाय करें। अब सी हैवी मोलासिस क्या होता है? देखो मोलासिस तो आपको पता है जूस होता है जो गन्ने से निकलता है, ठीक है। अब उसको आप जब शुगर प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान जब गर्म करते हो, हीट अप करते हो, तो जब तीसरी बार फाइनल जो बॉइलिंग होती है ना, उस बॉइलिंग के बाद में जो रेजिडुअल सिरप बच जाती है, जो चाशनी टाइप कंटेंट बचता है, वो यूज नहीं हो रहा है बट हमारे शुगर में, गुड़ बनाने में, इनमें, तो उसको आप यूज कर लेते हैं एक तरीके से एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए। तो वो सी हैवी मोलासिस के बेसिस पर आपने तैयार कर लिया। या फिर आपके पास दूसरा तरीका है कि जो हमारे गोदामों में चावल की टुकड़ियां हैं, जो टूटा हुआ चावल है जो कि काम नहीं आ सकता, वो पड़ा पड़ा केवल सड़ेगा, तो उसका भी हम यूज कर लेते हैं एथेनॉल प्रोडक्शन में। या फिर जो हमारे कह सकते हैं कि मक्के की उपज है, उसके बाद में उसका यूज आगे नहीं हो पा रहा है, ना तो दोबारा से खेती में, ना ही उसकी कोई प्रोडक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से स्कोप दिखता है, तो हम मेज को भी यूज कर लेते हैं एथेनॉल प्रोडक्शन में। बट पॉइंट इज कि तीनों की तीनों जो चीजें हैं वो सीधा का सीधा लिंक कर रही है फूड सिक्योरिटी से, क्योंकि अभी भी हम देखो उतना ज्यादा कहते हैं ना कि प्रेशर फ्री नहीं हुए हैं फूड सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जितना कि होना चाहिए। बट यस एनर्जी सिक्योरिटी के लिए थोड़ा सोचना जरूरी है। पर यहां पर इशू क्या आ रहा है कि एनर्जी सिक्योरिटी को देखोगे ज्यादा इस एथेनॉल के बेसिस पे, तो फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम यहां से शुरू होने का एक चांस होता है, क्योंकि कभी भी ऊपर नीचे सप्लाई में वेरिएशन आ सकते हैं। फिर बात आती है कि जो $10 बिलियन की हम बात कर रहे हैं कि इंपोर्ट का, जो क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं उसमें $10 बिलियन पैसा जो लगता है वो हम बचा करके हमारे लोकल्स के पॉकेट में डाल दें अगर एथेनॉल प्रोडक्शन को हम बढ़ावा दे तो। बट यहां पर राइटर एडिटर क्या बोलना चाह रहे हैं कि देखो जी बात ऐसी है कि हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की तरफ जाएंगे, ये अच्छी बात है कि हाँ इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस वेरी करते हैं तो उस वजह से हम थोड़ा सा इम्यून हो जाए। बट यहां पर एक थोड़ा चैलेंज रहेगा कि आपको एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बढ़ाना पड़ेगा जिसकी वजह से आप एथेनॉल प्रोड्यूस कर सको। तो एग्रीकल्चर के लिए आपको चाहिए होगा प्रॉपर फार्म इनपुट और फर्टिलाइजर, ठीक है। और फर्टिलाइजर आप इंपोर्ट करोगे तो वो $10 बिलियन का जो पैसा आप बचाने की कोशिश कर रहे थे वो दूसरे तरीके से बाहर निकल जाएंगे, पर निकल जाएंगे। इसका मतलब हमें कैपेबिलिटी पे थोड़ा सा काम करने की और जरूरत है। बट यस यहां पर एक पॉइंट ये बनता है एथेनॉल ब्लेंडिंग के फेवर में कि भाई यहां पर ज्यादा भी नहीं तो कम से कम आपके पास डाइवर्सिफिकेशन तो हुआ ना, कि अगर क्रूड ऑयल थोड़ा महंगा हुआ तो उस केस में आपके पास में एग्रीकल्चर इंपोर्ट का तो स्कोप रह जाता है। तो वो एक थोड़ा सा एक कहता ना कि कंसंट्रेशन ऑफ इशू वो थोड़ा सा हम डाइल्यूट कर देते हैं कि हाँ जी चलो ठीक है ये क्रूड ऑयल सप्लाई महंगी हो रही है कोई बात नहीं, अब थोड़ा गेहूं को और इनको या फिर चावल को इनको मंगवा करके उससे हम एथेनॉल प्रोड्यूस कर लें। बट ये पॉइंट है कि $10 बिलियन जो पैसा बचाने की बात हो रही है वो दूसरे तरीके से बाहर निकल जाएगा। एथेनॉल की एक और इशू है, वो ये है कि एथेनॉल जब डालते हैं पेट्रोल के साथ में ये मिक्स करके यूज करते हैं तो जो एग्जिस्टिंग व्हीकल्स हैं या जो सिस्टम है उनमें जो मटेरियल यूज हो रखा है ना वो कहीं ना कहीं कोरोजन की वजह से खत्म हो जाता है। एथेनॉल थोड़ा सा कोरोसिव मटेरियल है, थोड़ा थोड़ा डिके कर देता है जिस भी कंटेनर में आप डालते हो। तो सवाल यह है कि क्या हमारे पास में एथेनॉल को हैंडल करने से संबंधित व्हीकल्स हैं? तो देखो यूरो 2 की बात कर लो, यूएस टियर 1 की बात कर लो, या हमारे जो भारत स्टैंडर्ड नॉर्म्स चलते हैं उसमें नंबर 2 जो आया था उसमें हमने एथेनॉल ब्लेंडिंग को अलाउ किया था जिसमें लगभग 5% E5 का फ्यूल जो था वो स्टार्ट हो गया था उस टाइम पे, ठीक है। तो उसकी बात करें तो वो कंपैटिबिलिटी शो करता है। बट वहीं दूसरी तरफ आज देखो कि ये E15 तक कंपैटिबल है, E5 नहीं E15 तक, है ना। बट पॉइंट इज आज E20 पे हम जा रहे हैं तो मैन्युफैक्चरर्स थोड़ा सा आगे काम कर रहे हैं, जैसे नए व्हीकल्स बन रहे हैं। आपने भी देखे होंगे कई रील्स कई वीडियोस कि भाई E20 लिखा हुआ अगर पेट्रोल वाला पंप है आपके पास में दिख रहा है तो आप अगर 5 साल पुरानी या 10 साल पुरानी गाड़ी है तो मत लेना,
या 2021 के बाद का मॉडल है तो आप ले लेना उसको, अदरवाइज मत लेना। क्यों? क्योंकि आपकी गाड़ी की तैयारी, आपकी गाड़ी का जो इंजन है उसके मैन्युफैक्चरिंग में जो मटेरियल काम आया है वो एथेनॉल के लेकर के थोड़ा सा सेंसिटिव है, राइट। ज्यादा क्वांटिटी एथेनॉल की वो झेल नहीं पाएगा, तो उस केस में वो वार्निंग आ जाती है आपके पास में। अब देखो हमारे पास में जब एथेनॉल का ये जो कोरोजन वाला एक बिहेवियर देखने को मिलता है तो उसको टैकल करने की क्या है भाई सिचुएशन है क्या? आंसर इज यस। देखो व्हीकल्स में क्लोज लूप फ्यूल कंट्रोल सिस्टम होता है जो कि बहुत ही प्रॉपर मैनर में बर्निंग करवाता है, कंट्रोल्ड मैनर में फ्यूल बर्निंग होती है। इससे क्या होता है, एक तो एमिशंस कंट्रोल में रहते हैं और दूसरा जो एक ड्यूरेबिलिटी वाली पॉइंट रहती है कि एथेनॉल को मिक्स करने की वजह से जो लाइफ है इंजन की या फिर जो भी व्हीकल मशीन की वो रिड्यूस होती है। तो यहां पर जब प्रॉपर फ्यूल बर्निंग हो जाए ना तो फिर वो इश्यूज टैकल हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर के देखें तो यहां पर हमारे पास में ये परिस्थितियां हैं कि एथेनॉल ब्लेंडिंग को हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। देखो सीधी बात है, गवर्नमेंट ने तो अपनी तरफ से अपना मैंडेट और अपनी जो कमिटमेंट्स हैं वो सेटल कर ली, बट वहां पर गवर्नमेंट तो फ्यूल के ऊपर ही तो काम कर सकती है, बट फ्यूल के लिए कंपैटिबल व्हीकल की मैन्युफैक्चरिंग फिर हमारे मैन्युफैक्चरर्स को भी प्रॉपर्ली करनी होगी। अगर हम इंडिया में व्हीकल्स की सेल की बात करें 2023 के बाद में जितने भी व्हीकल्स हैं, 2021 नहीं 2023 सॉरी, ठीक है, तो वो E20 स्टैंडर्ड्स पे रिलाई करते हैं। मतलब एथेनॉल की 20% ब्लेंडिंग है तो वो आराम से उसके साथ में मैनेज कर लेंगे। और उससे पुराने जो व्हीकल्स हैं उनकी बात करो और उसमें आपने E20 फ्यूल डलवा लिया तो वो फिर उनके लिए घातक साबित हो सकता है। बट एक और इश्यू यहां पर ऐड हो जाता है, वो इश्यू ये है कि क्या कंज्यूमर के पास में कोई चॉइस है? वो चाहे कि नहीं मैं तो एथेनॉल ब्लेंडिंग वाला नहीं लेना चाहता, मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, कोई बोले कि नहीं एथेनॉल वाला ही मुझे चाहिए, तो वहां पर कंज्यूमर के पास में इतना चॉइस है नहीं। फिर आ जाओ प्राइस रिडक्शन की बात करें तो सीधी बात है कि यहां पर एथेनॉल को प्रोड्यूस करना स्मॉल स्केल की अगर बात करें तो वहां पर आप हो सकता है कि प्राइस को इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर ले, बट जब लार्ज स्केल पे ऑपरेशन होते हैं ना तो फिर एथेनॉल ज़्यादा कॉस्टली होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ये तो देखो बड़ी अपने आप में कंसर्निंग बात हो ही जाती है। वैसे इंडिया 2 एथेनॉल स्पेसिफिक नॉर्म्स पे काम कर रहा है। एक तो E27 का टारगेट हमने लिया है, मतलब 20% जो एथेनॉल ब्लेंडिंग होती है उसको बढ़ा करके 27% तक लेके जाएंगे, एग्जैक्टली वैसे जैसे कि ब्राजील ने किया है। इसमें गवर्नमेंट बिल्कुल इस चीज़ को लेकर के क्लियर है कि हाँ भाई हम तो काम कर ही रहे हैं, प्लस साथ साथ में ऑटो मेकर्स को भी कॉन्फिडेंस में लेकर के काम किया जाए, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। क्योंकि कुछ एथेनॉल बेस्ड जो मॉडल्स हैं, ठीक है, जो पिछले 5 साल पहले तैयार हुए थे उनका केवल एक्सेप्टेबिलिटी लेवल था E5 का, और अब आप E20 पे आ चुके हो, तो ऐसे में हमें थोड़ा सा उस पर काम करना होगा। साथ ही साथ जो एक एथेनॉल की वजह से मैंने बताया एफिशिएंसी का इशू है, ड्यूरेबिलिटी का इशू है, तो उसको भी प्रॉपर्ली मिटिगेट करने के लिए काम करना होगा। और इसके अलावा जो इंश्योरेंस क्लेम्स होनी चाहिए कि इंजन थोड़ा बैठ गया, इंजन का इशू आ रहा है, उसके ऊपर काम करना होगा गवर्नमेंट को। पॉलिसीज़ हैं, जो भी आप सपोर्ट देना चाहते हैं वो ट्रांसपेरेंट मैनर में डिलीवर करें। इसका मतलब ये हुआ देखो कि एथेनॉल ब्लेंडिंग को हमें प्रमोट करना है, बट जो चैलेंजेस हैं वो एड्रेस होने ज़रूरी भी हैं साथ ही साथ, ठीक है। तो ये 2 आर्टिकल्स से 2 इश्यूज थे, यहीं पे ख़त्म होता है डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच।